सभी साथियों को संयुक्त लीगल टीम की तरफ से रवि पांडे का नमस्कार। अगर आवाज़ पहुंच रही हो तो एक बार शेयर कर दीजिए इस चीज़ को, और आवाज़ आ रही हो तो एक बार क्लियर करके बता दीजिए। आवाज़ आ रही हो तो एक बार क्लियर करके बता दीजिए। नमस्कार गोविंद भाई, जय भोलेनाथ। जल्दी से जल्दी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। बिल्कुल आवाज़ आ रही है। नमस्कार अंकित वर्मा भाई। अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जिससे सारे लोगों तक ये बात पहुंच पाए। जय महाकाल भाई। 118 लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अन्य ग्रुपों में, और लोग जुड़ जाएं जिससे बात अपनी रखी जा सके पूरी। बस कंटिन्यू करते हैं। राघवेंद्र भैया 5 ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप लोग कर दिए हैं, आप लोग भी कर दीजिए। थोड़ा सा आज ज़्यादा समय लगेगा। आज अब तक के पूरे अपडेट सारे प्रकरण पे बात रखनी है, तो थोड़ा सा हो सकता है समय लग जाए, तो कुछ समय लेके आप लोग बैठिएगा। जय भोलेनाथ अतुल भाई। राधे राधे। अमन श्रीवास्तव, बिल्कुल भाई शुरू कर रहे हैं, बस 10 सेकेंड और। जय महाकाल पुष्प कुमार जी। शुभम सोमवंशी भाई कर दिए। चलिए ठीक है, 300 लोग जुड़ चुके हैं, तो अब अपनी बात को रखा जाता है। और जैसा लोगों के मन में भ्रम, स्थितियां, आर्डर, सुरक्षित होना, किस पॉइंट पे कमज़ोर, किस पॉइंट पे मजबूत, कहाँ पे स्थिति बदली, कहाँ पे कैसा क्या हुआ, किन लोगों ने कौन सा पॉइंट रखा, इतने बड़े बड़े अधिवक्ता थे, उन लोगों ने किस मुद्दे को तहरीर दी, किस मुद्दे पर वो लोग आए, लगभग बिल्कुल कर रहे हैं आयुष भाई। चलिए अब कमेंट नहीं देखेंगे किसी का, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे केस की सुप्रीम कोर्ट में पटकथा लिखी थी पटवालिया सर ने। पटवालिया सर ने इस केस को पूरी तरीके से बीएड मुद्दे पे धकेल दिया था, और पूरी की पूरी बहस केंद्रित हो चुकी थी बीएड मुद्दे पर। उन्होंने अपना पूरा आर्गुमेंट ही इसी पे किया था कि कटाप पहले बतानी चाहिए थी। कटाप बढ़ने का मतलब सिर्फ ये मात्र है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ये वैलिड नहीं है, और दूसरा रीज़न स्टेट का है कि उनके द्वारा बहुत से अभ्यर्थियों का इजाफा हुआ, उसके बाद कटाप लगाई, तो अभ्यर्थी ही एलिजिबल नहीं है, बीएड को इसमें शामिल करना अनुचित है, संशोधन गलत हुआ है। फिर उन्होंने ये पॉइंट रखा कि एनसीटी ने अलाउ किया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीटी अगर अलाउ करता है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, एनसीटी अलाउ किया है, अगर एनसीटी अलाउ करता है तो एनसीटी के अकॉर्डिंग पूरे देश में ये चीज़ लागू होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा नियमावली, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत भर्ती होती है। सरकार ने उस प्रॉपर चैनल को, उस नियम को फॉलो नहीं किया है, जिसके तहत बीएड एलिजिबल नहीं है,
और ये 15 तारीख की बहस थी, जिसके आधार पर आगे की पूरी बहस, पूरी पटकथा लिखी गई थी। माफ़ करिएगा, भूल गए। पहले तो सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। बिल्कुल। उसके बाद इस मुद्दे को केबी विश्वनाथन सर ने उसी दिन 15 तारीख को काट दिया था। 15 तारीख को बीएड मुद्दे पर होने वाले सारे आर्गुमेंट का एक काट था कि ये प्रॉपर चैनल के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं आए हैं, हाई कोर्ट में इनको जाना चाहिए था। हाई कोर्ट में सिंगल बेंच, डबल बेंच, सिंगल बेंच में इनकी याचिका पड़ी थी, याचिका पे डिसीजन नहीं हो पाया, डबल बेंच में याचिका पड़ी है, वहाँ पे कोई भी नोटिस इशू नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि बीएड एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। आपको उस प्रॉपर चैनल के तहत आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए, फिर यहाँ आना चाहिए। ये कहते हुए विश्वनाथन सर ने बीएड मुद्दा वहीं पे क्लोज कर दिया था। बीएड मुद्दा क्लोज होने के बाद से लोग अपनी स्थिति इस बात पर सुनिश्चित कराने, बीएड मुद्दा क्लियर होने पे लोग थोड़ा बहुत कटाव पे आने की कोशिश किए, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिससे कटाव को वो गलत साबित कर पाएँ, जिससे वो इस चीज़ को साबित कर पाएँ। जिससे वो इस चीज़ को साबित कर पाएँ। दूसरा, कल की बात स्टार्ट करते हैं। कल भाई आवाज़ जा रही है ना, उसी से काम। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, कल जब बहस स्टार्ट हुआ था, कल विपक्ष की तरफ से इतने बड़े बड़े चेहरे थे, लेकिन सबका सबमिशन ललित सर कोर्ट स्टार्ट होते ही बोल चुके थे कि हम जो है सबमिशन आज फाइनल लेंगे। 2:45 2:30 बजे तक पक्ष अपना, मतलब जो पिटिशनर है वो रखें, उसके बाद से हम सरकार की तरफ से सारे पक्ष को सुनेंगे और आदेश आज ही रिजर्व करेंगे। इस कंडीशन में सारे अधिवक्ता, विपक्ष के द्वारा जितने भी अधिवक्ता थे, उन अधिवक्ताओं द्वारा बार बार कोर्ट को कटाफ मुद्दे पे लाने के लिए बीएड की बैसाखी का सहारा लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट उस आर्गुमेंट से संतुष्ट हो चुकी थी कि जब आप डबल बेंच में, सिंगल बेंच में प्रॉपर तरीके से नहीं आए हैं, तो बिना वहाँ से डिसाइड किए हुए हम यहाँ पे नहीं आपको कर सकते हैं। 1 मिनट भैया। अब सही है। अब सही है, चलिए प्रफुल्ल भाई अब सही है, ठीक। बात करते हैं सबसे पहले कल की सुनवाई में। अब थोड़ा सा समय लग सकता है, जिसको देखना हो देखे, जिसको निकल जाना हो निकल जाए। भाई कमेंट अपने स्तर तक रखिए, ऐसा ना हो कि फिर उस कमेंट पे आपको जवाब देना पड़े या कुछ लोग आप पे कमेंट करें, तो इसलिए थोड़ा सा बचाव रखिए। और जिसको सुनना हो सुनिए, ना सुनना हो भाई जा सकते हैं अपने आराम से। कल पूरा जजमेंट कल जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इसी मुद्दे पे बहस हुई कि बीएड जो मॉब है, इसको देखते हुए इनको बाहर कर दीजिए और कट ऑफ डाउन कर दीजिए।
दूसरा इनका कंडीशन था कि बीएड वैलिड नहीं है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, प्रॉपर एक्सरसाइज से नहीं आया है, बीएड को बाहर कर दीजिए, कट ऑफ कम कर दीजिए। मतलब एक लोग की बहस होती है कि कट ऑफ पहले क्यों नहीं बताया, इन्होंने गलत किया। दूसरा ये बाद में बताएं ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा बता दिया इन्होंने। भाई आपके अपने ही आर्गूमेंट एक दूसरे से भिन्न हो जा रहे थे। राकेश द्विवेदी सर का और पीएस पटवालिया से टोटल डिफरेंट आर्गूमेंट किया राजीव धवन सर ने। राजीव धवन सर ने जैसे ही आर्गूमेंट किया, ललित सर का कमेंट था, क्या सिंगल जज का कमेंट, जो सिंगल जज ने ऑर्डर पास किया था उसमें तो उन्होंने बीएड को अलाउ किया था, तो क्या हम बीएड को अलाउ कर दें, आपको कोई दिक्कत? तो उस पर उन्होंने बोला कि नहीं सर, हम अपने आर्गूमेंट को विड्रा करते हैं। यानी कि खुद माननीय न्यायाधीश महोदय इस बात को बचाते रहे कि बीएड इस मुद्दे पे सेफ है। तो बीएड पे आप बहस ना करके आप ये बताइए कट ऑफ क्यों बढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पे बहस करिए, ना कि बीएड पे। तो बीएड पे जो लोग अफवाह फैला रहे थे कि बीएड पे ये होगा, बीएड पे वो होगा, भाई केवी विश्वनाथन सर 15 तारीख को इस चीज़ को स्पष्ट कर चुके थे कि बीएड वाले मैटर पे कुछ नहीं होना, क्योंकि प्रॉपर एक्सरसाइज से बीएड नहीं आया। ये बात आपकी क्लियर हो गई। दूसरी बात, केटीएस तुलसी सर, उन्होंने राजीव धवन सर का स्टेटमेंट एज इट इज़ बोल दिया कि हाँ, जो राजीव धवन सर बोल रहे हैं उन्हीं का स्टेटमेंट है। उन्होंने एक लाइन, सिंगल लाइन भी अपने आर्गूमेंट नहीं करी। उसके बाद से एक गुप्ता जी थे, उन्होंने भी अपने आर्गूमेंट किए। सब जगह से स्थिति ये रही कि सारे लोगों का सबमिशन, बार बार ललित सर सबका सबमिशन फाइनल होने के बाद ये पूछ रहे थे कि सर आपका सबमिशन ये है कि बीएड नॉट अलाउड। बार बार इस बात को रखा जा रहा था कि बीएड अलाउड है नहीं है, अलाउड है नहीं है। तो जितने भी विपक्ष की तरफ से अधिवक्ता थे उनको कोर्ट करते समय यही चीज़ लिखी गई कि हाँ बीएड अलाउड नहीं है, बीएड अलाउड नहीं है, बीएड अलाउड नहीं। लेकिन किसी ने प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दी, किसी ने प्रॉपर नियम नहीं दिया, किसी ने प्रॉपर कोई वो नहीं दिया। तो भाई उसके बेस पे आप कट ऑफ कैसे कम करवा लेंगे? तो जिनके मन में ये शंका पल रही हो कि कट ऑफ उसकी वजह से कम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीएड सेफ है और बीएड है क्वालिटी के तहत। ये बात आपकी क्लियर हो गई। दूसरी बात, जब आपका प्रारंभ होता है हमारे तरफ से इसमें सबसे मेन रोल, जो मेन किरदार कल था वो था स्टेट की तरफ से ऐश्वर्या भाटी मैम का। मैं शुरू से बोलता आ रहा था कि किसी भी अधिवक्ता पर कोई टिप्पणी ना करे। आप अभी उतने ही भी बड़े नहीं हुए हैं कि किसी अधिवक्ता पर आप टिप्पणी कर सके। आपकी बिसात उतनी नहीं है, आप उतने योग्य नहीं हैं कि आप किसी भी अधिवक्ता पर टिप्पणी कर सके। वो अधिवक्ता जूनियर हो या सीनियर हो, आप किसी पर टिप्पणी करने के लायक नहीं। भाई जिसको लग रहा है 40-45 आएगा उनको शुभकामनाएं। आप अपने स्तर से प्रयास किए, हम अपने स्तर से प्रयास किए, हम जीत रहे हैं बिल्कुल। विद्यांश भैया, बाकी स्टेट की तरफ से सबसे तगड़ा जो पॉइंट रहा कि सर लास्ट एटीआरई 2018 में जब इनको पहले से पता था, एटीआरई 2018 में इनको पहले से पता था 40-45 रहेगा, तो भी इनकी संख्या 8000 से कम रही, तो भी इनकी संख्या 8000 से कम रही। तो आज ये इस बात पर कैसे कंक्लूड करवा सकते हैं कि अगर कट ऑफ 40-45 होती तो ये एक्सीड कर जाते? ये बिल्कुल निराधार पॉइंट है। इस चीज़ को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कोर्ट के समक्ष रखी। दूसरा मुद्दा था कि हमारे पास 50,000 वैकेंसी है, हम फिर से मौका दे सकते हैं, लेकिन हम योग्यता के साथ समझौता नहीं करेंगे। बीटीसी 17-18 बैच के बच्चे सुन लिए जाएं। हमारी तरफ से पुरजोर विरोध होगा इस चीज़ का कि आप योग्यता से समझौता ना करिए, फिर आप योग्यता से समझौता होने वाला अगला क्राइटेरिया कैसे आप फिर से एक तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं कि हाँ आप फिर से किसी को भारांक दे करके किसी को भारांक दे करके किसी को उम्र में छूट दे करके फिर से ओपन कंपटीशन में आप बैठा देंगे। इसका पूरा विरोध होगा। बिल्कुल हमारी टीम 17-18 बैच के साथ है। बात आती है इस बात का
बार बार ललित सर, ये बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, बार बार ललित सर इस मुद्दे पे, कुछ लोगों को लग रहा है 40-45 आ गया, ऐसा आ गया, वैसा आ गया, ये चीज़ वो चीज़, बिल्कुल नहीं भाई। बात ये थी कि ललित सर बार बार सबमिशन लिखवाते टाइम ये चीज़ बोल रहे थे कि आपका सबमिशन ये है। वहाँ पे कहीं भी कल भाटी मैम की तैयारी ज़बरदस्त थी, उन्होंने वो कहीं पे झुकने को तैयार नहीं थी। जहाँ पे ललित सर बोल रहे थे कि आपका सबमिशन ये है, उनका सबसे पहला पॉइंट ये था, उनका सबसे पहला पॉइंट ये था कि शिक्षा मित्रों के लिए आपने क्या सोचा है। तो शिक्षा मित्रों के लिए स्टेट ने ये सोचा है कि सिर्फ और सिर्फ उनको मर्जी के आधार पे हम इस परीक्षा में क्वालिटी के साथ समझौता बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर शिक्षा मित्र 40-45 पर 40,000-45,000 शिक्षा मित्र पास हो जाते हैं, जिसका डाटा मॉडिफिकेशन में काउंटर में दिया जा चुका है, तो ये अन्य अभ्यर्थियों के साथ आर्टिकल 40 का वायलेशन होगा। क्योंकि इनको तीसरा ये था कि विपक्ष के द्वारा लगातार ये चीज़ें बोली गई कि सर हमारे आनंद कुमार यादव जजमेंट में इनको भारांक मिला हुआ है, उम्र में छूट मिला हुआ, ये सारी चीज़ें इनको नहीं मिल रही है। किस कंडीशन पे नहीं मिल रही है कि ये एटीआरई को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, और एटीआरई को इतना ज़्यादा कट ऑफ करने की कोई भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है, और एटीआरई के कट ऑफ को 40-45 कर दिया जाए। इस पे भाटी मैम ने बोला कि सर अगर 40-45 कर दिया जाए तो ये पूरा क्वालिफाई हो जाएंगे सिर्फ भारांक के आधार पे, पूरे लोग को नौकरी मिल जाएगी भारांक के आधार पे। तो ये मौका इनको एटीआरई 2018 में दिया जा चुका है, तो उस कंडीशन में इनको 40-45 था, इनको एज में छूट था, इनको भारांक मिला हुआ था, फिर ये संख्या 8,000 क्यों नहीं कर सके। दूसरी बात, ये कहते हैं कि इस बैरियर से ये रुक गए हैं 60-65 से, तो पिछली बार से ज़्यादा शिक्षा मित्र 60-65 पे क्वालिफाई हुए हैं। तो जब 40-45 पे आप कम थे, जिन्होंने मेहनत की वो 60-65 का बैरियर पार किए हैं, तो इस भी आधार पे आप कट ऑफ नहीं कम करवा सकते हैं। उसके बाद से अगला पॉइंट था कि अगर कुछ इफ बट होता है तो भी हमारे अंदर इनके लिए सहानुभूति है, हम शिक्षा मित्रों के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ये सबमिशन स्टेट की तरफ से दिया गया था, स्टेट ने तगड़े से अपना पक्ष रखा, स्टेट कहीं पर भी नहीं झुकी है कि हम 40-45 के साथ जाना चाहेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ हमें पूरा अधिकार है कट ऑफ लगाने के लिए। कब लगाना है, एनी स्टेज पे या टाइम टू टाइम, ये हमारे नियमावली में दिया हुआ है। ये रही बात। दूसरी बात इन्होंने बोला, ललित सर ने बोला कि आपको एक दिन में पता चल गया कि 60-65 अच्छा है और वो अच्छा नहीं है। तो इन्होंने बोला कि ये सर माय लॉर्ड अपीयरेंस हमें नहीं पता था, हमें सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया, हमें ये नहीं पता था कि कितने अभ्यर्थी इसमें अपीयर होंगे। और एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी ने इस चीज़ को देखते हुए कट ऑफ लगाया कि कितने अभ्यर्थी अपीयर हो रहे हैं। अगर उस हिसाब से इतने अभ्यर्थी अपीयर हो रहे हैं तो हमारे लिए क्या सूटेबल कट ऑफ हो सकता है, इसके बिहाफ पर हमने ये लगाया। तो यहाँ पे इस चीज़ की बहस ही नहीं होनी चाहिए कि पहले और बाद में, मतलब स्टेट की तरफ से जैसा जैसा आर्गूमेंट कोर्ट के समक्ष रखा गया, कोर्ट बराबर प्रयास की कि हाँ इनसे कुछ और सबमिशन लिया जाए, लेकिन कहीं से भी उस सबमिशन में इफ़ बट नहीं हुआ। स्टेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हमारे AOR सर के द्वारा भी भाटी मैम के पास ब्रीफ भिजवाया गया था, उसका भी हमें बहुत खुशी इस बात की है कि कम से कम उसमें से भी कुछ पॉइंट उन्होंने लिया। सारी टीमों ने अच्छा प्रयास किया, सब टीमों ने मिल कर के लड़ा। उसके बाद से सबसे ज़्यादा पॉइंट उस समय हुआ कि जब स्टेट को सुनने के बाद हमारे अधिवक्ताओं को ये लगा नहीं भैया थके हुए नहीं हैं, थोड़ा सा इतने दिन 20 दिन हो गए दिल्ली में पड़े हुए, हम लोगों को 20 दिन हो गए दिल्ली में पड़े हुए, और कैसे स्थिति बनी है एक टाइम खाना खा करके इस कोरोना काल में दिन भर वकील के चैम्बर में, तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। जब कोर्ट का ये कमेंट आया कि 15 मिनट में, विदिन 15 मिनट आप सारे लोग जितने भी रिस्पोंडेंट हैं
अपना अपना सबमिशन फाइनल करिए। अपना सबमिशन फाइनल करिए। तो उस स्थिति में ये चीज़ें थी कि हाँ कौन, उस स्थिति में ये चीज़ें थी कुछ लोग अपने माँ बाप के संस्कार यहाँ पर आके दिखा रहे हैं। शायद अपने माँ के साथ, बाप के साथ भी वो इसी तरीके का सलूक करते होंगे। जब हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा पॉइंट रखा गया, सबसे पहले साल्वे सर को इस मुद्दे पे बात रखने के लिए, उनको पॉइंट रखने के लिए मिला। उसके बाद से रमणी सर को मिला, सिसोदिया सर को मिला, महाधिवक्ता भी कुछ पॉइंट बोल सके। तो सबसे पहले जो मुद्दा आया था, साल्वे सर ने धवन सर के कोटेशन को क्रैश किया। उन्होंने बोला कि आनंद कुमार यादव केस में सिर्फ और सिर्फ वेटेज और उम्र की बात कही गई है, लेकिन उसके आड़ में धवन सर ने जो आर्गुमेंट किया वो उससे इतर कुछ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उस भारांक के आधार पर नौकरी चाहते हैं। तो साफ और स्पष्ट है, आनंद कुमार यादव में भी ये चीज़ लिखा गया है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। राजीव धवन सर का आर्गुमेंट ये है कि हमें भारांक ना दीजिए, हमें 45,000 को सीधे सीधे नौकरी दे दीजिए। तो नौकरी के लिए आपको क्राइटेरिया पार करना ही होगा। साल्वे सर का पहला आर्गुमेंट ये था और बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपना कोर्ट को कन्विंस किया। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति योग्यता को न पूरा करता हो और प्रॉपरली अपॉइंट ना हुआ हो, वह समानता के अधिकार का नियम का उल्लंघन करता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने सबसे जबरदस्त जो बोला था साल्वे सर ने कि आरटी एक्ट के अनुसार बच्चों का अधिकार सर्वोपरि होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति का, ना कि किसी शिक्षक का। सबसे पहला अधिकार बच्चों का होना चाहिए और बच्चों के अधिकार को ध्यान में रखते हुए ही आप किसी भी निर्णय को देंगे। दूसरा, जो परीक्षा में बेहतर नंबर लाया हो, बीटीसी हो, बीएड किया हो, क्या बच्चे नहीं डिजर्व करते हैं कि उनसे पढ़ें? साल्वे सर का कोर्ट से ये क्वेश्चन था कि अगर जो बच्चा मेरिटोरियस है, जिन्होंने ज़्यादा नंबर लाया है, जिन्होंने ज़्यादा तरीके से बेहतर योग्यता के साथ प्रदर्शन किया है, क्या बच्चों को आरटी एक्ट के अनुसार उनका हक नहीं है कि वो उनके बेहतर शिक्षा पा सकें? राजीव धवन सर ने ये बोला कि हायर मार्क मत अलाउ करिए, मार्क को कम करिए। तो उस पर साल्वे सर ने बोला कि सर मेरा सबमिशन ये है कि यहाँ पर यह भर्ती ऐसा नहीं है कि सबको नौकरी देने के लिए भर्ती हो रही है। यह भर्ती गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर शिक्षक मुहैया कराने के लिए इस भर्ती का प्रयोजन है। तो ऐसे में ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप नौकरी देने के लिए यहाँ पर योग्यता के साथ समझौता कर सकते हैं। सबसे लास्ट में उन्होंने एक बेहतरीन पॉइंट बोला कि कृपया शिक्षक बनने के स्तर को ना गिराइए माय लॉर्ड, यहाँ पे एक बेहतर फाउंडेशन का निर्माण होना है, तो शिक्षक की गुणवत्ता को गिराना कहीं भी उचित नहीं है। लास्ट में उन्होंने अपना सबमिशन ये कहते हुए ख़त्म किया कि अगर आज आप कट ऑफ 40-45% कर देते हैं तो बैक डोर एंट्री करने वाले वेटेज के आधार पर सबसे आगे खड़े होंगे और उनके इस बाढ़ में, इस सुनामी के आधार पर अच्छे डिग्री वाले, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे सबसे कतार में पीछे खड़े नजर आएंगे और यह लॉ के अकॉर्डिंग आर्टिकल 40 का वायलेशन है। तो इस हिसाब से आपको कट ऑफ से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आपको एक जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। ये साल्वे सर का आर्गुमेंट था और विश्वनाथन सर का आर्गुमेंट पॉइंट टू पॉइंट मैंने नोट करा है। विश्वनाथन सर का आर्गुमेंट पॉइंट टू पॉइंट मेरे पास पड़ा हुआ है,
तो वो चीज़ भी मैं आपको एक बार कोट कर देता हूँ कि कितना उन्होंने क्या चीज़ें रखी। सबसे पहले उन्होंने आनंद यादव केस का हवाला देते हुए विश्वनाथन सर ने ये चीज़ बोला, सबसे पहले ये चीज़ उन्होंने बोला कि रेगुलराइजेशन को, आनंद कुमार यादव जजमेंट में रेगुलराइजेशन को मेज़र किया गया है, ना कि क्वालिफाइंग को। दूसरा, आपका ही आदेश, उन्होंने आनंद कुमार यादव आदेश में सर को कोट करते हुए बताया कि सर आपका ही आदेश है आनंद कुमार यादव, उसमें आपने ही बोला है कि वेटेज को उसमें आपने ही बोला है कि वेटेज दिया जाए एक्सपीरियंस को, ना कि किसी परीक्षा को आप आधार बना सकते हैं, ना कि आप उसको आधार बना सकते हैं। उन्होंने सबसे बड़ी बात बोली कि 20वें और 22वें संशोधन में जो हुआ, मिस्टर दिनेश द्विवेदी ने आपको दिखाया कि 147 के रूल 8 में ATRE परीक्षा ली गई है, उस संशोधन से ATRE आई, लेकिन रूल 40 में सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है माय लॉर्ड, इसको विपक्ष के द्वारा आपके समक्ष नहीं रखा गया। तो इस चीज़ को भी आप क्लियर कर लीजिए कि उसमें रूल 14 में ये चीज़ स्पष्ट रूप से लिखा गया कि इनको भारांक दिया जा रहा है, तो उसके साथ साथ ये चीज़ भी दिया गया है कि 60% इस परीक्षा का फाइनल मेरिट में जुड़ेगा। तो इस आधार पर भी आपको ये चीज़ें अपने सबमिशन में रखनी चाहिए, और मेरा सबमिशन ये है, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन करिए। तो ये चीज़ें इस तरीके से उन्होंने रखा कि जहाँ एक तरफ बस ये बता दिया जा रहा है, कि ATRE है, सिर्फ ये परीक्षा है, सिर्फ ये परीक्षा है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस परीक्षा का 60%, यानी कि जो आपका सिलेक्शन होना है उसका 60% ये ATRE ही तय कर रहा है कि आप सिलेक्शन में आएंगे या नहीं आएंगे। दूसरा, उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच में पहले ही अपने आदेश में मेंशन कर चुका है एक मिनट भाई, बस 1 मिनट। ठीक आदित्य भाई, हम करते हैं। उसके बाद से इन्होंने ये चीज़ बोला कि उत्तर प्रदेश ये भाई 1 मिनट, कमेंट हम नहीं लेते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए। आयुष भाई आप देख लीजिए, आदित्य आप देख लीजिए, थोड़ा सा हम चीज़ों को रख दें, उसके बाद हम देखते हैं। हमारे द्वारा मतलब आपको पहले भी बता दिया गया था कि पिछले 20 दिनों से हम और राघवेंद्र भैया दिल्ली में रह करके इस केस की तैयारी कर रहे थे। हमसे जितना हो पा रहा था हमने एक एक जजमेंट, एक एक आदेश, हाई कोर्ट के पॉइंट, सिंगल बेंच, डबल बेंच, जिस तरीके से हमें लगता था कि केस में हम मजबूती बना सकते हैं, हमने उस चीज़ को रखने की पूरी कोशिश की। उसी के आधार पे एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें हाई कोर्ट ने ये चीज़ बोला था, हमने अपने अधिवक्ता से ये चीज़ भी बोला और रखवाया, और कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड उन्होंने रखा कि हाई कोर्ट का एक आदेश था जिसमें कोर्ट ने ये चीज़ इंस्ट्रक्शन में मांगा था कि 4,10,000 अभ्यर्थी अपीयर हो रहे हैं, तो किस आधार पर आप ये तय करेंगे जब कोई कट ऑफ नहीं होगा, कोई पासिंग मार्क आपके पास नहीं होगा, कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, कोई बाउंड्री नहीं होगा, तो कैसे आप तय कर पाएंगे कि आप किसको सिलेक्शन लिस्ट में लेना है, किसको नहीं लेना है, कैसे आप रिजल्ट घोषित कर पाएंगे। तो ये चीज़ ऑलरेडी हाई कोर्ट कोर्ट कर चुका है, तो फिर इस चीज़ का मतलब ही नहीं रहता कि कट ऑफ कब लगा और उसके बाद से ये चीज़ें हुई पूरी।
हमारे आईए में जो आईए डाली गई थी, परसों हम लोग अपने रणनीति के तहत उस आईए पे बहस करवाने में कामयाब रहे। आईए मॉडिफिकेशन में हमने ये चीज़ मेंशन करवा ली थी। दूसरा, कुलभूषण मिश्रा का जजमेंट अभी तक कोर्ट के सामने नहीं रखा गया था। विश्वनाथन सर ने उस जजमेंट को आईए के थ्रू नोट कराया कि सर उसमें देखिए कि शिक्षा मित्र ने पिछली एटीआरई 2018 जो हुआ था उसमें जब ये अपने क्राइटेरिया को 40-45 भी पास नहीं कर पाए तो ये उस भारांक को, उस वेटेज को अपने एग्ज़ाम में जुड़वाने के लिए प्रयास किया। वहाँ पे चीफ जस्टिस में, उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस ने इस बात को स्पष्ट किया कि आपको भारांक तभी मिलेगा जब आप एटीआरई पास करेंगे, और आनंद कुमार यादव कहता है कि आपको वेटेज तभी दिया जाएगा जब आप मिनिमम क्वालिफिकेशन पार करेंगे, और मिनिमम क्वालिफिकेशन लगाने का अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार को है, बेसिक शिक्षा नियमावली को है, बेसिक शिक्षा विभाग को है। तो सर इसमें कोई भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद से उन्होंने अपना 5 पॉइंट पे सर ने सबमिशन अपना रखा। उन्होंने अपना अगला सबमिशन किया कि मेरा सबमिशन सर ये है कि वेटेज 25 तभी मिलेगा जब एटीआरई क्वालिफाई करेंगे। ये क्वालिफिकेशन इनके पास होनी ही चाहिए असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगला पॉइंट उन्होंने दिया कि हमें क्रीम को लेना है, इस परीक्षा से हमें कैसे स्टार्ट करेंगे अगर कोई पासिंग मार्क नहीं हुआ, जबकि 4 लाख कैंडिडेट इसमें शामिल हो रहे हैं। अगर नहीं होता है तो भी ये पॉइंट सबसे अच्छी थी, सबसे बेहतरीन तरीके से रखी गई थी कि अगर कोई पासिंग मार्क नहीं हो तो भी सिलेक्शन कमेटी 69,000 के सापेक्ष ऊपर से 98, 97, 93, 95 मतलब कोई ना कोई क्राइटेरिया ऊपर से लेता। उस आधार पर यह प्रक्रिया बच्चों को क्रीम टीचर उपलब्ध कराने के लिए बेहतर रणनीति था। आगे उन्होंने अगली बार उसके बाद उन्होंने जेपीएससी को ग्राउंड बनाया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमेशा क्रीम ही लेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी हाई कट ऑफ क्यों ना लगाना पड़े। अगले पॉइंट को उन्होंने कोट करते हुए कहा सबसे बेहतरीन की जो राजीव धवन सर का था, जो दिनेश द्विवेदी जी का था, जो राकेश द्विवेदी जी का पॉइंट था कि उन्होंने ये चीज़ बोला कि आप अगर पहले बता देते तो हम 60-65 लाते, अगर आपने बाद में बताया तो हम 60-65 नहीं ला पाए। तो उस पर विश्वनाथन सर ने अपना सबमिशन दिया कि हम इस पूर्वधारणा के साथ कैसे बैठ सकते हैं कि हमें 40% ही लाना है, जबकि इस परीक्षा का 60% आपके फाइनल सिलेक्शन में जुड़ना है। तो ये चीज़ कहाँ तक उचित है? मेरा सबमिशन ये है कि आप पूर्वानुमान के साथ बिल्कुल नहीं बैठ सकते हैं किसी परीक्षा में। सबने अपना 100% दिया था इस परीक्षा के लिए। अब इस हिसाब से 1,46,000 कैंडिडेट उस बाउंड्री को, उस क्राइटेरिया को पार किए। आगे उन्होंने बोला कि रूल 14 में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, बीटीसी बीए टेट बोल रहे हैं ये लोग कि ये क्वालिफिकेशन ऑलरेडी है, तो फिर इतना ज़्यादा हाई पासिंग मार्क इनके लिए क्यों लगना चाहिए। तो उस पर सर ने बोला कि ये एक सिर्फ पार्ट है एटीआरई में बैठने के लिए, ये योग्यता नहीं है। ये योग्यता है परीक्षा में बैठने के लिए, ये योग्यता नहीं है टीचर बनने के लिए। इस चीज़ को सर नोट डाउन किया जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है एटीआरई में। सिलेक्शन प्रोसेस एटीआरई से स्टार्ट होता है, एटीआरई में नंबर लाने के बाद। यहाँ हम एक परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। सिलेक्शन प्रक्रिया का, एग्ज़ाम का उद्देश्य होता है कि क्वालिटी को बनाए रखना, ना कि गिराना। सर ने कोट किया कि पिछली सुनवाई में भी मैंने आपको अवगत कराया था कि छात्र शिक्षक अनुपात उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल है, और उस हिसाब से इस भर्ती का जल्द से जल्द हो जाना बहुत ज़रूरी है, और इस भर्ती को जल्द से जल्द आदेश दे करके निस्तारित करवाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर पासिंग मार्क आपके आदेश आनंद कुमार यादव में क्वालिटी को मजबूत बनाने के लिए ही लगाए गए हैं, तो इसमें आपको मजबूती देना होगा। कहीं से भी अगर पासिंग मार्क कट ऑफ कम होता है तो इससे अन्य लोगों पे
आर्टिकल 40 का वायलेशन होगा और अन्य लोग इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे। सिर्फ 40-45% शिक्षा मित्रों को देखते हुए अगर आज लगाया गया कोर्ट द्वारा, तो यह 60-65% लाए अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। लास्ट में उन्होंने बोला कि क्वालिटी के साथ समझौता नहीं करेंगे और अपने ही आदेश आनंद कुमार यादव को फिर से सर आप दोहराने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। और लास्ट लाइन उन्होंने ये बोलते हुए अपना सबमिशन फाइनल किया कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल स्पेशल अपील शुड बी डिसमिस। इसके बाद कोर्ट इस चीज़ को रिटन सबमिशन मांग के कोर्ट फाइनल करना चाह रही थी, लेकिन उसी समय सरकार की तरफ से महाधिवक्ता महोदय अपीयर हुए स्टेट की तरफ से, और वो उसके बाद से महाधिवक्ता महोदय भी अपना पक्ष रखना चाहे। कोर्ट ने सिर्फ लास्ट में उनको मौका दिया। उन्होंने 2 पॉइंट सिर्फ 2 सबमिशन दिया। पहला सबमिशन था कि सर मिस्टर द्विवेदी का प्रश्न है कि अगर पहले से पता होता तो अच्छी तैयारी करके आते। उस पर महाधिवक्ता महोदय का सबमिशन था कि सर मेरा सबमिशन है, जब पता था 60% जुड़ेगा तो फिर 40% ही पूर्व अनुमान के आधार पर लाना बिल्कुल गलत है, ये निराधार है। दूसरा था कि इनका कहना है कि शिक्षा मित्र और बीटीसी अलग अलग सर हैं, तो सर बिल्कुल अलग नहीं है, सेम क्वालिफिकेशन है, सेम सारी प्रक्रिया है। इस आधार पे जब सब कुछ सेम है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि इनका और शिक्षा मित्रों का तो ये किस आधार पे आप कह सकते हैं कि शिक्षा मित्रों का क्वालिफिकेशन अलग है, उनके लिए भी 10th चाहिए, 12th चाहिए, बीटीसी चाहिए, टेट चाहिए, हमारे अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी टेट चाहिए, बीटीसी, मतलब सारे क्वालिफिकेशन सेम है। इनके पास तो 10 साल 15 साल का अनुभव है, इनके लिए कट ऑफ और हाई होनी चाहिए। सर मेरा सबमिशन ये है। एजी महोदय का ये लास्ट 2 सबमिशन था जिसके आधार पे जजमेंट रिजर्व कर लिया गया। जजमेंट रिजर्व करने के टाइम माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा 3 दिन का समय दिया गया है, जिसके पास कोई भी कोर्ट आदेश हो, सिंगल बेंच हो, डबल बेंच हो, या किसी का रिटन आर्गूमेंट हो, कोई पॉइंट छूट गया हो, जिस मुद्दे पे हो वो चीज़ दर्ज करा सकते हैं लिखित के माध्यम से। हमारी टीम अभी दिल्ली में 2-3 दिन और रुकी हुई है। मंगलवार को लास्ट टाइम है सबमिशन लिखवाने के लिए, तो 3 रिटन सबमिशन हमारी टीम की तरफ से जा रहा है और एक लगभग 80% कल विश्वनाथन सर का रात 11:30 बजे तक सबमिशन तैयार हुआ है। हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे विश्वनाथन सर का कि एक क्लाइंट को जैसे ट्रीट किया जाता है वैसा ना ट्रीट करते हुए एक छात्र को उन्होंने ट्रीट किया बेहतर तरीके से। उस मुद्दे में जितनी मेहनत उन्होंने की शायद ही कोई इस केस पे मेहनत किया होगा। अन्य अधिवक्ताओं ने बहुत बेहतरीन तरीके से अपना पक्ष रखा, सबसे बेहतरीन अन्य अधिवक्ता रहे, लेकिन विश्वनाथन सर को मैं नमन करता हूं हाथ जोड़ करके कि जिन्होंने अपना मतलब 100% इस स्तर पर दिया कि ये बच्चे हैं और ये क्वालिफाई हैं, 60-65 लाए हैं, मेरिटोरियस हैं, इनका सिलेक्शन होना चाहिए। उसके लिए जितना उनसे बन सकता था उन्होंने किया। रिटन सबमिशन में कई आदेश लगाए गए हैं, हम उस आदेश का जिक्र यहाँ नहीं कर सकते हैं। रिटन सबमिशन में कुछ पॉइंट रखे गए हैं, उसका भी हम अपनी रणनीति अपने स्तर से प्रयास करेंगे कि कोर्ट के समक्ष रखे जाएं। बीएड बिल्कुल सेफ है, बीएड के साथ कोई भी छेड़खानी 69,000 में नहीं होगी। बीएड बिल्कुल सेफ है और आदेश में सेफ होकर के आएगा। आदेश में कोई भी पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते, लेकिन आदेश बिल्कुल 60-65 विजयी होते हुए आएगा। महाकाल की कृपा आप लोगों पर रहेगी। बिल्कुल भैया। और सबसे बड़ी बात है कि आपके जितने भी पॉइंट थे, जितने लोगों ने व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से टीम के किसी भी सदस्य को जो पॉइंट दिया था, वो पॉइंट एज इट इज़ एकदम पेपर वर्क करके हम लोगों ने पॉइंट सर के सामने रखा, एक एक पॉइंट को रखा, एक एक चीज़ को सर के सामने रखा। मतलब कहीं से भी ये चीज़ नहीं था कि हम आपके द्वारा दिए गए सुझाव को उनके सामने नहीं रखते थे, आपके द्वारा दिए गए सुझाव को
हम वहाँ नहीं रखते थे। हमको जितना हो सकता था, जितना आप लोगों ने हमारा सहयोग किया, साथ दिया, एक एक पॉइंट हम लोगों ने एक एक पॉइंट बना करके सारी स्थितियाँ कोर्ट के सामने जितना भी हो सकता था सब कुछ हमने लिखने का कोशिश की, सब कुछ बताने का कोशिश की। तो आप सबकी मेहनत और आप सबके परिश्रम की वजह से ही आज ये स्थिति आ पाई कि आदेश रिजर्व हुआ और हम लोग आज लगभग जीत की स्थिति में पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले किसी भी बात का जश्न नहीं मनाना चाहिए, लेकिन अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए कि आप जीते हुए हैं। आप पहले ही 90-97 का क्राइटेरिया पार करके जीत चुके हैं, तो फिर इसमें भी आप जीते हुए हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कट ऑफ 60-65 ही रहेगी। सालवे सर ने भी बहुत दमदारी से पक्ष रखा, रमड़ी सर ने भी बहुत बेहतरीन पॉइंट रखे, विश्वनाथन सर ने भी रखे। सबसे ज़्यादा स्टेट का धन्यवाद की ऐश्वर्या भाटी मैम ने भी। बाकी अन्य किसी का, राघवेंद्र भैया आना नहीं चाहते हैं भैया, वो कैमरे से दूर रहना चाहते, वो सिर्फ ज़मीनी स्तर पर प्रयास करने के लिए 20 दिन से जो बंदा दिल्ली में डटा हुआ है, एक एक दिन तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी कोर्ट में जाना, दिन भर वकील के चैम्बर में बैठे रहना, रात में 10-10:30 बजे तक पॉइंट नोट करना, ब्रीफिंग करना, आदेश निकालना, आदेश के पॉइंट बताना, आदेश के एक एक बिंदुओं को उस वकील के साथ साझा करना, आपके द्वारा बिंदुओं को नोट करना, फिर उसको अधिवक्ता के पास ले जाना। मतलब जितनी चीज़ें हमसे हो सकती थी इस पिछले 20 दिनों में, करीब 3 या 4 तारीख को हम लोग दिल्ली आ गए थे, और जितनी चीज़ें हम लोगों से हो सकती थी, जितना हम लोग प्रयास कर सकते थे उतना किए। और राघवेंद्र भैया बच्चे बुला रहे हैं भाई, आ जाइए 2 मिनट के लिए। जय महाकाल भाई, एक बार बच्चे बुला रहे हैं, आ जाइए। अरे आ जाइए। भैया राघवेंद्र भैया नहीं आना चाह रहे हैं, वो कैमरे से काफ़ी दूर रहने की कोशिश करते हैं हमेशा। अब जिसके मन में जो प्रश्न हो जल्दी से पूछ लीजिए। अनुराग पांडे जी नहीं आ रहे हैं भैया, लाइव नहीं आ रहे हैं वो। जिसका कोई प्रश्न हो वो पूछ सकता है। राघवेंद्र भैया, राघवेंद्र भैया भाई नहीं आएंगे वो। जिसके कोई प्रश्न हो पूछ लीजिए। भाई एमआरसी मुद्दे पे आयुष भाई नहीं आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देख लो, तुम देख लो। एमआरसी मुद्दे पे प्रयास करेंगे। कल तो बंद रहेगा, आज थोड़ा रिटन सबमिशन का काम है हमारा, तो उम्मीद करते हैं सोमवार को प्रयास करेंगे। सोमवार को प्रयास करेंगे कि केंद्रीय पिछड़ा आयोग पर जाएं और वहां पर जा कर के अपने पॉइंट को रखें। बिल्कुल आकाश जी, आपको सिमरन मिलेगी, जल्दी मिलेगी। घर अमन भाई रास्ते में पड़ेगा, देखते हैं, पहले रिटन सबमिशन तो करवा लें। आयुष भाई बाहर निकल गए हैं, कैमरा घुमा के भी क्या करेंगे हम। अनुभव पोद्दार जी, आपका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। अर्पित भाई फोनवा घुमाने से कुछ नहीं होगा, वो है नहीं, रूम से बाहर निकल गए हैं। आयोग वाले मैटर पे भाई सोमवार को जाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। नंबर आपको ऊपर पोस्ट में लिखा मिल जाएगा, फिर भी बोल देता हूँ एक बार, 9005686490। (956 86 490)
जी नंबर नोट कर लीजिए, 956 86 490 व्हाट्सअप कर दीजिएगा या पेज पे अपने क्वेश्चन भेज दीजिएगा। आर्डर कब तक आएगा? सुनवाई के बाद 2 से 3 हफ्ते के अंदर, यानी 15 अगस्त से पहले पहले उम्मीद है कि आर्डर आप लोगों के पास आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि 5 सितंबर बच्चों के साथ एक शिक्षक के रूप में आप लोग विद्यालय में होंगे, ऐसी कामना है महादेव से। बिल्कुल श्रीकांत सिंह जी, बिल्कुल सेफ है। भाई बस 2 मिनट के लिए, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? अविनाश शुक्ला जी धन्यवाद भैया। सौरभ मिश्रा भाई, मिठाई तो आप खिलाएंगे ना प्रतापगढ़ में? जितने अन्य मुद्दे हैं उस पर भी प्रयास करेंगे। बिल्कुल अर्पित भाई, अब समाप्त। जाइए आयुष भाई, आप तो खाना खा लेंगे, हमें तो बनाना पड़ेगा। अभी बर्तन धुले तब तो खाना बनाएं। आर्डर भाई 15 अगस्त से पहले पहले उम्मीद है आर्डर आ जाएगा, उससे पहले 10 तारीख तक भी आ सकता है। भाई भारांक वाले मुद्दे पे बहुत डिटेल चार्ट बना के बता दिया गया है, रिटन सबमिशन भी रखवा रहे हैं, परेशान ना हो। बिल्कुल विद्यांश भैया। सौरभ पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बिल्कुल एसजी की कमी बिल्कुल नहीं दिखी, इस चीज़ के लिए थोड़ा भी परेशान ना हो, एसजी की कमी बिल्कुल नहीं दिखी। आकाश कुमार क्यों इतना परेशान हो भाई, तुम्हें मिल जाएगी। अभिषेक प्रताप सिंह आते हैं, सब जगह आते हैं भाई, सब लोगों से मिलते हैं। भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी भी अधिवक्ता पर अनर्गल टिप्पणी से आप लोग बचिए, किसी भी अधिवक्ता पर। लो मेरिट के लिए जैसे ही काउंसलिंग संपन्न होगी, हमारी टीम लगी हुई है, संयुक्त लीगल टीम है। संयुक्त का मतलब है सबको लेकर के चलने वाला। हम किसी भी तरीके से दूसरी काउंसलिंग का प्रयास करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि दूसरी काउंसलिंग होगी भी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। राम राम, जय महाकाल सभी को। रिटन सबमिशन के जिसके भी पॉइंट हो, रिटन सबमिशन के जिसके भी पॉइंट हो, वो सारे लोग पॉइंट नंबर पे भेज सकते हैं। पेज पर आके बता दीजिएगा। नंबर हम आपको ऊपर बता चुके, फिर से बता दे रहे हैं, 956 86 490 9005686490। अगर आपको लगता हो कि कोई भी आदेश है जो इसमें लग सकता है, कोई भी पॉइंट है जो इस रिटन सबमिशन में जा सकता है, तो आप लोग उससे ज़रूर भेजिएगा। नंबर आपको मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस चीज़ को। भारांक समझा चुके हैं हिंदू जी। पिछड़ा आयोग में सोमवार को प्रयास करेंगे, पिछड़ा आयोग में जाकर के अपनी बात फिर से रखने के लिए। सारे पे ध्यान है भैया, फालतू के केस जितने हो रहे हैं सब पे ध्यान है। आप सभी लोग को पुनः नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप लोगों पर कृपा बनाए रखें, साथ में हम पे भी कृपा बनाए रखें। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुंच पाएँ। और जो बात फिर से होगी फिर से आपके सामने आकर के रखेंगे। अन्य कोई भी समस्या हो आप लोग मैसेज कर सकते हैं और